So guys, we'll resume our last MCQ session on this particular topic यानी कि क्वांटम नंबर। ये अपना लास्ट सेशन होगा। इसमें जो MCQ डिस्कस होंगे दीज आर फाइनल MCQs। इनके अलावा ज्यादा MCQ डिस्कस करने की जरूरत नहीं लगती है मुझे। फिर भी अगर आपको लगे कि MCQ डिस्कस करने चाहिए या MCQ कुछ डाउट्स है इनसे रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्क्रोडिंगर पे सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट within an atom is proportional to a square of orbital wave function, यानी कि साई स्क्वायर। ये है क्या? ऑर्बिटल वेव फंक्शन से इक्वल है क्या प्रोबेबिलिटी? ऑर्बिटल वेव फंक्शन यानी कि साई से इक्वल है क्या? ऑप्शन सी ये भी होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यानी कि वो सबका सम होता है, साई स्क्वायर वगैरह सबका सम होता है वो। डी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से इक्वल होता है क्या? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एटम में किसी पॉइंट पे है, इसके कितने चांसेस हैं? एटम में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन होने के कितने चांसेस है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे एटम में किसी जगह पे होने की कितने चांसेस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये प्रोबेबिलिटी किसके साथ रिलेटेड है? इन चार ऑप्शन में से किसके साथ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन है। और मैंने आपको सबसे पहले स्क्रोडिंगर पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था, शायद आपको याद हो, शायद आपको। ऑप्शन ए। आपको किसी को याद है क्या वो अपना कौन सा इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है क्या? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है क्या? किसको याद है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन? किसी को याद है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैंने बताया है, जो मैंने सिखाया है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ तो बताया था ना स्क्रोडिंगर के बारे में, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, थोड़ा बहुत। ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है गाइस, साई डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन dz स्क्वायर इंटू क्या है, या प्लस 8 पाई स्क्वायर m, बराबर ना? 8 पाई स्क्वायर m अपॉन क्या, h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू क्या, साई इज इक्वल टू क्या,
इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे साई होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इसका मतलब है साई। साई डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड क्या है। ये एक्स वाई जेड जो है ये कोऑर्डिनेट्स है, इनको रिप्लेस करके हम लोगों ने रेडियल कोऑर्डिनेट्स डाले थे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब लीनियर मोशन वगैरह हो तो उस केस में यूज किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रेडियल यानी कि एंगुलर मोशन में घूम रहा है, यस और नो, स्फेरिकली घूम रहा है। तो इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके हम लोग आर थीटा फाई का यूज किए थे। क्या यूज किया था, आर थीटा फाई का, और इस इक्वेशन को चेंज किया था और फिर सॉल्व किया था। तो इसमें साई क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, एम मास होता है, एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, एंड ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, यस और नो, एंड साई स्क्वायर्ड, ये अगर एम्पलीट्यूड है, साई स्क्वायर्ड इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इट इज क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इट गिव्स क्या, ये क्या बताता है हम लोगों को, साइन स्क्वायर क्या बताता है, साइन स्क्वायर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितने चांसेस है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे होने की, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे होने के कितने चांसेस है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे होने के कितने चांसेस है, इसके बारे में साइन स्क्वायर हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स, दैट इज ऐसे लिखता हूं, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स क्या देता है, गिव्स रीजन अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum, ऐसे रीजन के बारे में साई स्क्वायर इंफॉर्मेशन देता है। तो साई स्क्वायर अगर इंफॉर्मेशन देता है तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस ज्यादा होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, ये किसके साथ प्रोपोर्शनल हुआ, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन यानी कि साई स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल हुआ, ये याद रखना है। साई एम्पलीट्यूड देता है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी देता है। सो प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा, ऑब्वियसली साई स्क्वायर के बारे में पूछा, ये याद रखो, ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो गाइस स्क्रीनशॉट फटाफट, गाइस कर लो स्क्रीनशॉट, हो गया, हाँ सर। सबका हो गया, हाँ सर। दोनों शेष आ गए, कौन नहीं है, वेदांत एंड गौरव, वेरी गुड। तो चलो इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो, इसको रब कर देते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलो फटाफट, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया, यस सर। तो अब कुछ, मगर ऐसे का अगर आ गए तो देखो, ऐसे डाले नहीं है मैंने, लेकिन अगर ऐसे आ गए कहीं तो आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। एंड जितने क्वेश्चन हम लोगों के क्वांटम नंबर के हुए ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, किसी भी एक क्वेश्चन तो हमेशा होता ही है जेई नीट के लिए, इसलिए हम लोग इसके लिए इतना कर रहे हैं। इसके इतने एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो जेई नीट में होता ही है। देखो सेकंड क्वेश्चन है क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम वैलेंस शेल of an atom, valence shell of an atom,
of Z is equal to 22. D 5 4s1 B 3d2 4s2 C 4s1 4p1 D 3d2 4s1 4p1। चलो एटॉमिक नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो और बता सकते हो। फटाफट ये स्टार्ट करो लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट कर दो। तीसरा देखो, ये भी जरा अलग क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम that have following quantum number, that can have following quantum number. N is equal to 4, ml is equal to ms is equal to spin quantum number minus half। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस बताता हूँ। 32, B 18, C क्या रे, D 16 है ना। तो बता दो, फटाफट करो। 22 बोला एटॉमिक नंबर, तो 22 एटॉमिक नंबर है तो कैसे सॉल्व करोगे? 22 एटॉमिक नंबर है, कैसे सॉल्व करोगे? हमको पता नहीं है सिंबल क्या है, लेकिन 22 एटॉमिक नंबर बताया ना। पहले दो कहाँ पे, 1s में, दूसरे 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। कितने हो गए? 12 हो गए। अब हो गए 18 बराबर। 4s में गए 2, यहाँ तक 18, 4s में गए 2, कितने हो गए? 20, रह गए 2 3D में। करेक्ट और नॉट? यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 18, 4s में 2, 3D में 2। आया ना? करेक्ट है कि नहीं? यही होगा ना कॉन्फ़िगरेशन? यस और नो गाइस? आर यू देयर? सो गए लगता है सब। अरे सो गए क्या सब? है ना सब यहाँ पे? तो ये करेक्ट है कि नहीं? फटाफट बोलो। 4s2 3d2, उन्होंने 3d पहले लिखा है, 4s बाद में। उन्होंने एज पर शेल लिखा है, लेकिन एनर्जी सीक्वेंस अगर कंसिडर करो तो पहले 4s फिर 3d, तो 4s2 3d ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। समझ में आ गया कुछ? हर्ष, जेनिफर, करण, कुशल, कौस्तुभ, समर्थ, अरे कुछ समझा? यस सर। गाइस आर यू देयर? सो गए लगता है मुझे तो सब। यस सर। समझ में आया ना सबको? यस सर। दीक्षा कुछ समझा? दीक्षा, दिशा, आर्य, आदित्य, अथर्व गावटे, यस सर। समझा ना? स्वस्तिक है क्या? हाँ सर, हो ना सर, समझा। तनय, करण समझा क्या? स्वराज, संस्कृति, सानिका कुछ बोलो। यस सर। आया बोल भाई वही। तो इसके बारे में बोल दो, इसके बारे में बोलना। इजी है वो भी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो आपको क्या करना है? आपको एमएल वैल्यूज निकालनी है। ये देखो एल वैल्यू 4 है, तो एल वैल्यूज कितनी आएंगी? 0 to n - 1, यानी कि 0 to 4 - 1, यानी कि 0 to 3 आएंगी। यानी कि कौन सी शेल हो गई? ये हो गई 4s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे हो गया माइनस अप वाला 1 बराबर। n is equal to 4,
L इज इक्वल टू 1, इसे कहेंगे 4p। 4p तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने आएंगे, एमएल वैल्यूज आएंगी, एमएल वैल्यूज कितनी आएंगी, -1 0 +1, इसमें एक 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 हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ms इज इक्वल टू -12 वाले 3 होंगे, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2। ये भी है ना 0 2 3, यानी कि 0 1 2 3 ये सारी सबशेल पॉसिबल है, यानी कि 4d। तो इसके लिए एमएल वैल्यूज कितनी आएंगी, 4d के लिए एमएल वैल्यूज कितनी आएंगी, 4d यानी कि यल वैल्यू 2 है, तो एमएल वैल्यूज कितनी आएंगी, 5। हाँ -2 -1 0 +1 +2। इस हर एक में एटलीस्ट एक एक बिठा सकते हो ना, हाँ कि नहीं। तो एमएस वैल्यू -12 वाले कितने 5 बिठा सकते हो, है या ना, करेक्ट और नॉट। एंड n इज इक्वल टू 4 मतलब l इज इक्वल टू 3 भी होता है। तो जब फोर्थ शेल के लिए l वैल्यू 2 हो 4d, l वैल्यू 3 हो तो 4f, एंड इसके लिए ml वैल्यूज कितनी आएंगी, हाँ कितनी आएंगी 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ऐसे 7 ऑर्बिटल आएंगे। तो इन 7 ऑर्बिटल में -12 वाले कितने 7 इलेक्ट्रॉन तो भर ही सकते हो। तो फोर्थ शेल की सब शेल कितनी होती है, 4s 4p 4d 4f। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यही ढूंढना था, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, हर एक ऑर्बिटल में एक एक -12 स्पिन वाला एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला एक एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो ऑर्बिटल कितने होंगे, किसी भी शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, n² इज इक्वल टू कितना 16, n कितना है 4, तो फोर्थ शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 सब शेल्स होंगी, 4s 4p 4d 4f, और इन सबके मिलके टोटल n² यानी कि 4 का स्क्वायर कितना 16 ऑर्बिटल्स होंगे। गिन के दिखाऊं, 4f के कितने 7 हो गए, d के कितने 5 हो गए, 7 और 5 12, 4p के कितने 3 हो गए 15, और 4s कितना 1 है 16, हो गए 16 ऑर्बिटल, आया ना। फोर्थ शेल की ये जो Yes, चार sir. सबशेल है, फोर्थ शेल की 4s 4p 4d 4f, ये जो 4 सबशेल है इनके कुल मिला के ऑर्बिटल्स कितने हो गए कि नहीं 16, यस और नो। Yes, अरे sir. गाइस समझ में आ रहा है कुछ, फोर्थ शेल के 4s 4p 4d 4f ये सब सबशेल है 4, इनके मिलके ऑर्बिटल कितने हो गए 16 ऑर्बिटल हो गए, आया ना। अरे 16 ऑर्बिटल हो गए कि नहीं। Yes, sir. तो ये 16 ऑर्बिटल है, हर एक में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला कितना इलेक्ट्रॉन बिठा सकते हो, एक ही बिठा सकते हो ना, एक ऑर्बिटल में एक, तो 16 ऑर्बिटल में कितने भर सकते हो, 16 ही भर सकते हो ना, आया ना। यू कैन फिल 16 इलेक्ट्रॉन विथ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ फोर्थ शेल। फोर्थ शेल की जितनी भी सबशेल्स हैं उनके जितने भी 16 ऑर्बिटल है उनमें -12 स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 16 ही भर सकते हो कि नहीं, आया ना। Yes, sir. तो ये ऐसा निकालने की जगह पे डायरेक्टली फोर्थ शेल के ऑर्बिटल निकालते और कह देते कि फोर्थ शेल के जितने ऑर्बिटल है उन हर एक ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले एक एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो फोर्थ शेल के जितने ऑर्बिटल है n² करते, फोर्थ शेल के जितने ऑर्बिटल है वो निकालते, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 16 ऑर्बिटल आते, ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरीके से सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसी प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से डायरेक्टली इन शॉर्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कर लो, ये स्क्रीनशॉट कर लो, वापस बताता हूं इसको कैसे इन शॉर्ट सॉल्व करें। हाँ करेक्ट है दिशा, तो इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें ये बताता हूँ, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट करो, हो गया स्क्रीनशॉट, हाँ सर। तो ये मैंने आपको फोर्थ शेल की हर एक सब शेल में जो भी ऑर्बिटल्स है, 4s एक टाइप का, 4p 3, 4d 5, 4f सब शेल में 7 ऑर्बिटल, हर एक में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भर के दिखाए हैं, 7 5 3 1, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाए हैं। लेकिन इतना सारा करने की जगह पे आप लोग शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। स्क्रीनशॉट हो गया, बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, अरे हो गया स्क्रीनशॉट, अरे स्क्रीनशॉट हुआ क्या। यस सर हो गया। Done, sir. एक ही बात 4 बार पूछनी पड़ती है। हो गया स्क्रीनशॉट, तो इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें देखो जरा,
कैसे शॉर्ट में सॉल्व करें इसको? In each orbital, only one electron with minus half spin can be filled. Therefore, in fourth cell, number of orbitals is equal to n squared is equal to 4 squared is equal to 16 orbitals. कैसे? 4s 1, 4p 3, 4d के 5 एंड 4f के 7 है. कितने हो गए? 16 ऑर्बिटल. ये कितने एकोमोडेट करेंगे? These can accommodate 16 electron with spin. These can have, ऐसे लिखता हूं, these can have 16 electrons with spin कितना? माइनस हाफ. स्पिन कितना? माइनस हाफ. माइनस हाफ स्पिन वाले कितने? 16 इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के, जो टोटल 16 ऑर्बिटल है. 4s इस सबशेल का 1, 4p के 3, 4d के 5 और 4f के 7, टोटल कुल मिला के फोर्थ शेल के जो 16 ऑर्बिटल्स है, उनमें आप लोग मैक्सिमम 16 ऑर्बिटल में माइनस हाफ स्पिन वाला एक करके 16 ऑर्बिटल्स में 16 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो. तो इस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते थे. अभी गाइस गॉट दिस? समझ में आ गया कैसे शॉर्ट में सॉल्व किया विदाउट ड्राइंग क्या स्क्वायर बॉक्सेस फॉर ऑर्बिटल. हर एक शेल, फोर्थ शेल के हर एक सबशेल के लिए स्क्वायर बॉक्सेस या उसके फोर्थ शेल के हर एक सबशेल के ऑर्बिटल ना दिखाते हुए, उनमें इलेक्ट्रॉन ना फिलअप करते हुए, ना ड्राइंग निकालते हुए, ना कुछ करते हुए, डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया? वही समझ लगा रे स्वस्तिक, समझ में आ गया? डायरेक्टली क्या निकाला मैंने? माइनस हाफ स्पिन वाले फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये पूछा है. तो फोर्थ शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, हर एक ऑर्बिटल में माइनस हाफ स्पिन वाला एक ही इलेक्ट्रॉन बिठा सकते हो. तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन वाले आप उन सारे ऑर्बिटल्स में भर सकते हो. तो फोर्थ शेल में सभी सबशेल मिलके कितने ऑर्बिटल्स है? 16. तो हर एक में एक भर दिया तो कितना? माइनस हाफ. तो आंसर क्या आएगा? 16. आया ना? आंसर क्या आ गया? 16. समझ में आ गया कुछ? यस सर, समझ गए. सबको समझा? आया ना? Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन. स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस समझा क्या रे? यस सर. गौरव यस सर. नहीं है. हर्ष समझा क्या? हर्ष, यस सर. तो कुशल, समर तोरा कुछ समझा क्या? दिशा, दीक्षा कुछ समझा क्या? यस सर. लगा आदित्य? Yes, sir. आदित्य कुछ समझा? आर्य, अथर कुछ समझा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो. संस्कृति कुछ समझा क्या? सानिका यस सर. कुछ तो आया ना? Yes, sir. यस सर. ओके चलो स्क्रीनशॉट कर लो. इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो. और 2 ऐसे ही अलग टाइप के क्वेश्चन, 2 या 3 डिस्कस करेंगे. हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? वैभवी समझ में आया? वैभवी तनय इनका मूड नहीं लगता है. स्वराज का भी मूड नहीं लगता. स्वराज सो गया क्या? स्वराज को जगा रहे सर जग रहा हूँ. है तू? अरे मुझे लगा सो गया. नहीं सर, वो तनय मिठाई खा के सोया होगा. तनय, अरे किधर है तू? तनय है क्या तू? शायद नहीं है. कुशल उसको जगा रे. स्क्रीनशॉट हो गया सबका? हाँ सर. हो गया? यस सर. कुशल तू भी जग रहा है कि तू भी सो रहा है? कुशल सर मैं
तनय को पूछना, तनय कुछ बोल नहीं रहा है। करण किधर है? यस सर। अरे उसको जगा तनय को। किधर है तनय? हाँ सर। कुछ बोल ही नहीं रहा है। मोबाइल लगा के चला गया क्या? नहीं सर, इधर ही हूँ। है क्या? यस सर। जल्दी आंसर नहीं दिया ना तो देख, चलो 2 क्वेश्चन लिखता हूं, जरा ध्यान दो 3 क्वेश्चन की तरफ। Which is the correct sequence of orbitals in increasing order of energies? ऑप्शन देखो, 3s 3p 4s 4p 3d 5s 5p 4d। अरे बहुत बड़ा है ये तो। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 3s 3p 4s 3d 4s Yes, 3p 4s 4p 5s 3d 4d 5p। चलो इसका आंसर बोल दो, जरा बड़ा है लेकिन आंसर तो कर ही सकते हो, आंसर तो कर ही सकते हो। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सी। सी सर, सी सी सॉरी। एनर्जीज, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे है? अरेंज these as per n plus l रूल, या फिर कौन सा? बोहर, बोहर कौन सा रूल? बोहर कौन सा रूल? हाँ मैंने बताया था ना कौन सा रूल है वो। हाँ बोहर बेरी रूल। तो ये क्या कहता है, n प्लस एल वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है तो n वैल्यू कम वाला पहले भरा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या है? 3s 3p फिर 4s देन 3d, बराबर ना। इसका n प्लस एल 4 है, इसका n प्लस एल 4 है, इसका 5 है। 3d देन 4p देन 5s देन 4d एंड देन 5p आया ना। तो ऐसी ऑर्डर है क्या? ऐसी ऑर्डर है क्या गाइस? इज देयर सच ऑर्डर? है ना, बराबर ना। तो आंसर क्या होगा? यस ऑप्शन सी होगा। यस और नो? यस, बोहर बेरी रूल सबको समझा। ये बोहर बेरी रूल का यूज करके n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम वो पहले, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा वो बाद में, तो ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। आया ना? यस और नो? यस सर। तो अब इस सेगमेंट का समझ लो लास्ट ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम? सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट सेट क्या है? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा।
N4 L0 M0 S प्लस हाफ। ठीक है, देखते हैं बी क्या है। 300 माइनस हाफ, सी क्या है। 311 प्लस हाफ, एंड डी क्या है। कोई भी बता सकता है कैलकुलेशन करके। अरे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या है 23 के 11 उसका एटॉमिक नंबर है, 23 एटॉमिक मास है। 1s2 2s2 2p6 हो गए 10 और 3s1 हो गए 11। यस और नो। तो इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो नियॉन 10 3s1। तो 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए n वैल्यू कितनी है 3, l वैल्यू कितनी है 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 आएगी। स्पिन प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो चलेगा, ऐसा भी रखा तो भी चलेगा क्योंकि वो अकेला है। तो स्पिन माइनस हाफ हो तो भी चलेगा। तो पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन बी। समझा कुछ गाइस? कुछ समझा कि नहीं रे गाइस? कुछ समझा? Sir, there n is equal to 4 is given. क्या क्या क्या? हाँ ओके, यहाँ पे n लिखा है, n इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। करेक्ट, n इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 3 करेक्ट है। अब करेक्ट है ऑप्शन बी। Yes, sir. अब करेक्ट है ऑप्शन बी गाइस। अब करेक्ट है क्या? Yes. अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली एस के अकॉर्डिंगली वो इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का ट्राई करो। आपको लगेगा नहीं नहीं क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए, एस इज इक्वल टू प्लस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन है ना, यू कैन अरेंज सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आप प्लस हाफ भी ले सकते हो, माइनस हाफ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सो आंसर इज ऑप्शन बी। सबको समझा गाइस? सबको समझा? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट कर लो, कर लो स्क्रीनशॉट फटाक से। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं? तो अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन 9 बजे से लेके यू कैन अटेम्प्ट अ टेस्ट। 9 बजे से लेके टेस्ट आप लोग दे सकते हो, 9 बजे से 7 बजे तक। अब तो सफिशिएंट टाइम है ना, और मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो फॉलो करो। सबको टेस्ट देना मैंडेटरी है। वेदांत को फोन करो कि टेस्ट देना जरूरी है भाई, तू कहीं भी हो। गौरव को फोन करो, टेस्ट देना जरूरी है बोल दो। और एक कोई तो है जो एब्सेंट है, मैं देखता हूँ, उसको भी बोलो कि भाई टेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि इसमें से 2 डिवाइस तो मेरी है, 3-4 लोग कोई तो एब्सेंट है। उनको जो जो एब्सेंट है ना, ध्यान में आए ना, उनको फोन करके बोल दो कि टेस्ट देना तो जरूरी है। ठीक है, रब कर देता हूं मैं ये। और फिर मंडे से क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सपेरिमेंटल पार्ट, और उसको कम से कम 10 दिन लगेंगे क्योंकि उस पे भी कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता ही है। जो भी एक्सपेरिमेंटल पार्ट है बोर्स थ्योरी के ऊपर, या फिर बोर्स थ्योरी से पहले जो एक्सपेरिमेंटल या डिस्कवरीज हुई थी, उन डिस्कवरीज के ऊपर, उनकी फॉर्मूलाज के ऊपर 1 क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग इस लेसन का अगला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे के एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स जिन्हें नहीं मिले हैं, एटलीस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो आज 4 बजे से 5 बजे तक, 4:15 से 5:15 बजे के टाइम में आके क्लास पे आके नोट्स लेके जा सकते हैं। कौन से नोट्स? उनको सम बेसिक कॉन्सेप्ट के मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स वो आके ले जा सकते हैं। कितने बजे आके लेके जाओ? 4:15 से 5:15। आज भी हूं मैं, कल संडे है, कल भी हूं मैं अवेलेबल। तो आपका काम है वो आके लेके जाना।
सर कल कितने बजे हो आप? मैं हूं ना, कल मॉर्निंग को ही रहूंगा। ओके सर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन दे देता हूं, सॉल्व कर सकते हो क्या, देखो जरा। डिफिकल्ट नहीं दूंगा, इजी दूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं दूंगा, एकदम इजी दूंगा। देखो क्वेश्चन 6th एंड प्रोबेबली आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। दी पेयर ऑफ आयंस having same electronic configuration, ऑप्शन ए Cr3 प्लस Fe3 प्लस। तो पहले क्रोमियम एंड Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जब उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो, न्यूट्रल हो क्रोमियम एंड Fe, तब लिखो। एंड +3 करते वक्त क्या करो, क्रोमियम के आउटर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर क्रोमियम का +3 हो जाएगा। तो पहले क्रोमियम का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सभी इलेक्ट्रॉन अरेंज करो, और 3+ होते वक्त आउटर कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और क्या बचेगा वो देखो। सेम थिंग यू हैव टू डू विद Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, फिर Fe3+ का क्या होगा, Fe का Fe3+ होते वक्त 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर के, तो Fe का पहले लिखो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर के, वो रह जाएगा, वो होगा Fe3+ का। तो ऐसा ही आपको करना है, और इसका आंसर मुझे बता देना है बाद में, लेकिन प्रोवाइडेड आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। यहीं पे सब मसला है, आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है, तो अब उसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूं, एटॉमिक नंबर तो दे ही सकता हूं मैं आपको। तो देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहा जाता है इनको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट, कैनेडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, बहुत बड़ा हो गया ये तो, कैनेडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, Fe के बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसका 29, इसका 30, ये एटॉमिक नंबर्स है। तो चलो, ये एटॉमिक नंबर्स दिए हैं, ये सब आयंस है। न्यूट्रल स्टेट में इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है ऑप्शन में, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन न्यूट्रल स्टेट में लिखो, बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3+ स्टेट के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच जाएंगे। Mn2+ का, Mn का 25 एटॉमिक नंबर है, पहले Mn का लिखो, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे मिलेगा, Mn का लिखने के बाद बाहर के 2 निकाल दो इलेक्ट्रॉन, जो रह जाएगा वो होगा Mn2+ का। ऐसा करके सबका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, इस पेयर में दोनों का, इस पेयर में, इस पेयर में, इस पेयर में दोनों का, और किन पेयर में दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है वो क्या करो, ऑप्शन प्रेडिक्ट करो। आएगा ये आएगा सबको, आया ना? ऑप्शन बी सर। ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद पेपर वर्क करके मुझे ग्रुप पे पोस्ट कर दो, ग्रुप पे पोस्ट करो आपका आंसर, अगर पेपर वर्क किया है तो, ठीक है? आई थिंक ग्रुप पे पोस्ट करो, एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, ये आज के लिए काफी है। ये एग्जाम्पल लास्ट आप ट्राई करो सॉल्व करने का, बाकी आपको एग्जाम देना ही है। तो चलो, आज का सेशन इसी नोट पे एंड करते हैं, 5 मिनट पहले एंड करते हैं, और आपको क्या करना है, आपको बनाना है ये क्वेश्चन, ठीक है? एंड आंसर आपको क्या करना है इसका मुझे बताना है। दूसरी चीज, एग्जाम सबको देनी है, रिपीट इसलिए रख रहा हूं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया था लास्ट टेस्ट। अब अगर क्या करोगे, 10 बार रिज्यूम वगैरह करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन रिज्यूम कर रहा है, कौन आके जा रहा है, कौन किधर देख के एग्जाम दे रहा है, वो मुझे पता चल जाता है। आपके नंबर ऑफ टाइम आप जो लेते हो, बाहर जाते हो पोर्टल में से, या दूसरा मोबाइल लेके आंसर फाइंड आउट करते हो, तो ये सब चीजें मुझे पता चल जाती है। बी ऑनेस्ट, मुझे पता चलता है कि कौन ऑनेस्टली पेपर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, तो ऑनेस्टली पेपर दे दो, जितना आए वो खुद के मार्क्स होंगे, ठीक है? चलो पेपर दे दो, एग्जाम
खत्म होती ही आपको आंसर की दे दूंगा एंड आपको क्या आपका स्कोर भी बता दूंगा। दूसरी चीज मंडे को मिलेंगे फिर और एक्सपेरिमेंटल पार्ट स्टार्ट होगा मंडे को एंड मंडे तक जिन लोगों का फीस बाकी है वो मंडे तक कवर कर दे, क्योंकि इस पार्ट तक ही मैंने कहा था कि फीस के लिए आपको क्या है टाइम दिया था। अगर फीस नहीं भरोगे मंडे से लेके आगे के पार्ट को मैं बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय एवरीवन, मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस है? 45 क्वेश्चंस, Okay, 45 है। ठीक है, 45 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स। और सर वो शाम का लेक्चर हमें भी अटेंड करना है? तुम्हें नहीं करना है, इन लोगों को करना है। इन लोग अभी ये लोगों ने कुछ बोला नहीं है, इनको वापस मैसेज डाल के देखता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो चलो बाय गाइस।